न मैं सुनाऊं कोई कहानी, न मैं सुनाऊं कोई कथा। मैं तो सुना रहा हूं भैया बेचारे तातारी की व्यथा। तो तातारी साहब ने अर्ज किया है, मेरी ऐसी हुई पिटाई, आ गई याद मुझे मेरी ताई। बिन उस तरह के करे हजामत, कैसा है यह नाई। अरे हुजूर, वाह वाह तो बोलिए। धन्यवाद। मेरी ऐसी हुई पिटाई, आ गई याद मुझे मेरी ताई। बिन उस तरह करे हजामत, कैसा है ये नाई। हड्डी सारी चटक रही है, टीस रहा है गाल। दर्द की लहरें वहीं से उठे, जहां भी रख दूं हाथ है। कोमल काया डनल पिलोसी, धुनकर करी चटाई। कि मेरी ऐसी हुई पिटाई। तो चलिए अब हम भाग 2 के प्लॉट की बात कर लेते हैं। भाग 1 में हमने देखा कि कुछ तो दस्तावेज है जो रूसी जासूस हिंदुस्तानी जासूस विजय के हवाले करना चाहते हैं, जिसे विजय को हिंदुस्तान सही सलामत पहुंचाना है। और ह्यू चांग और उसके आदमी, उन्होंने अपना पूरा जाल बिछा रखा है। वे किसी भी सूरत में उस दस्तावेज को हिंदुस्तान नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। अब सेकंड भाग में जिसका नाम है पासे पलट गए, उसमें जो पूरी कहानी है एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल है। तातारी और कबाड़ी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर सड़क के मार्ग से गुज़र रहे हैं, ट्रेन के रास्ते गुज़र रहे हैं। कभी वे रूस चले जाते हैं तो कभी तुर्की में आ जाते हैं, फिर कभी अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमेशा वे ऑन द मूव रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ठहरते नहीं हैं, क्योंकि विजय की तरफ से उनको सख्त ऑर्डर है। और ह्यू चांग जो है, ये बेचारा अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है। कभी कभी तो वो एक बेमतलब के चेज में लग जाता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक बार तो जो तातारी साहब है, ट्रेन में बैठ के रूस के एक शहर चले गए और वहीं से पलटकर दूसरी ट्रेन पकड़ी और वहीं से वापस आ गए। और ये बेचारा ह्यू चांग उसके पीछे 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 गया और खाली हाथ उसको भी लौटना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये विजय गेम क्या खेल रहा है। और विजय जो महाशय जो हैं, बड़े इत्मीनान से तेहरान के होटल में बंद पड़े हैं। कोई टेंशन नहीं है, न बाहर जाते हैं, न किसी से मिलते हैं, न कोई फ़ोन करते हैं, न किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ह्यू चांग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चक्कर क्या है। और ये जो कबाड़ी और तातारी हैं, वो ऑन द मूव है। अब ह्यू चांग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके बॉस की तरफ से पूरी तरह से हिदायत है कि किसी भी सूरत में वो कागजात उनको चाहिए। तो ह्यू चांग को 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है। कभी वो विजय के ऊपर फोकस करता है, कभी तातारी के ऊपर फोकस करता है, कभी कबाड़ी के ऊपर फोकस करता है। उन्हीं के चक्कर में वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे पिछले भाग में ह्यू चांग ने कबाड़ी को बंदी बना लिया था और उससे मनमानी करवाई थी, उसी तरीके से इस भाग में तातारी पकड़ा जाता है, ह्यू चांग के चक्कर में आ जाता है। और ह्यू चांग उसका टॉर्चर, उसको एक तरह से दबाव डालता है और उसको सच सच उगलवा देता है। अब विजय ने एक बात तातारी और कबाड़ी से कही थी कि अगर तुम लोग ह्यू चांग के चक्कर में फंस जाओ तो कोई भी बात छिपाने की कोशिश मत करना, जो सच्चाई है सब बता देना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई सीक्रेट नहीं है, सब चीज़ खुला कर देना उसके सामने।
और वो जो करता है, जो कहता है तुमसे, वरना जी हुजूर हम करने को तैयार हैं। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कबाड़ी और तातारी को। तो इस बार तातारी जब ह्यू चांग के चुंगल में फंसा तो उसने भी वैसा ही किया, जैसा उसने सारी बातें ह्यू चांग को बता दी, और ह्यू चांग ने जैसे उसको हिदायत दी, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए, उस इंस्ट्रक्शंस पर तातारी जो है काम करने लगा। अब ये सब देख के ह्यू चांग को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उसे लगने लगा कि अब वो बाजी मार लेगा, उसके पास एक अपर हैंड है, विजय के ऊपर एक अपर हैंड है, वो विजय से 2 कदम आगे है, वो विजय की चाल को फेल कर देगा, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। क्योंकि जो घटनाएं घट रही थी, तातारी उसके कब्ज़े में, विजय के ऊपर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है, कबाड़ी के ऊपर नज़र रखी जा रही है, कबाड़ी को अपने चंगुल में करके रखा है इन्होंने। तो उसको लगता था कि ये जो 2 छोकरे हैं, कबाड़ी और तातारी, ये तो इसे बचकानी हरकत करते हैं। उसको ज़रा सा वो चाबी देता है तो वो गाना शुरू कर देते हैं, सारी बात उगल देते हैं। ये लोग इतने तगड़े जासूस कहाँ से हो गए कि हिंदुस्तान की जो सीक्रेट दस्तावेज हैं, हिंदुस्तान का जो सीक्रेट दस्तावेज जो रूस से लेके जाना है, वो इनके थ्रू हिंदुस्तान पहुंचाया जाएगा। ये ह्यू चांग को समझ नहीं आता है। अब एज ए रीडर, एज ए रीडर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको भी कभी कभी लगेगा ये भैया ये चक्कर क्या हो क्या रहा है, ये बस घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे, वो क्या रहा है। तो पूरी कहानी ऐसी ही निकल जाती है ऑन रोड, चेस करते हुए, उसको पकड़ते हुए, थोड़ा मस्ती में हंसी मजाक करते हुए, चल क्या रहा है समझ में नहीं आता। पर्दा तो तब उठता है जब कहानी अंत में काबुल में जाकर समाप्त होने को आती है। अब विजय जो है अब तक साइलेंट था, बैठा हुआ था, चुपचाप कुछ नहीं कर रहा था। क्लाइमैक्स में वो उभर कर आता है, ह्यू चांग के सामने आता है और ह्यू चांग का सामना करता है। दांव खेल पासे पलट गए में विजय को, जो मेन किरदार है विजय, उसको एक मास्टरमाइंड के रूप में दर्शाया गया है। उसके थ्रू कोई ज़्यादा ऐसा कुछ ड्रामेटिक काम ज़्यादा नहीं कराया गया है, उसे एक बैकग्राउंड में रखा गया है। उसने कुछ तो प्लान बनाया है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और तातारी और कबाड़ी जो उसके जो लेफ्ट एंड राइट हैंड मैन हैं, तातारी और कबाड़ी जो उसके टीम के मेंबर्स हैं, वो उनको दौड़ा रहा है, उनको इधर उधर भेज रहा है। उनको भी नहीं मालूम कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बस वो आंख बंद करके विजय के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ ह्यू चांग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, बट वो उसका फोकस क्लियर है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इस चक्कर में वो न दाएं सोचता है न बाएं सोचता है, पूरा फोकस उसका वही है, और उस डॉक्यूमेंट को पाने के लिए उसे जो करना है वो उठापटक वो कर रहा है। आइए अब बात करते हैं इस नॉवल के क्लाइमैक्स के बारे में। कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, ह्यू चांग क्लाइमैक्स तक पहुंचते ही उसके हाथ के तोते उड़ जाते हैं, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद, ईरान से तुर्की, रूस, अफ़गानिस्तान, इतने चक्कर लगाने के बाद आखिरकार क्लाइमैक्स में उसके हाथ क्या लगता है? बाबा जी का ठुल्लू। दांव खेल पासे पलट गए। यूँ तो इस नॉवल को विजय सीरीज़ के नाम से रिलीज़ किया गया है, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर सीरीज़ को तातारी कबाड़ी सीरीज़ कहा जाता तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि इस पर्टिकुलर नॉवल में तातारी और कबाड़ी ऐसे हैं जो
दुनिया भर की उठापटक कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ह्यूचांग के चंगुल में फंसते हैं, उससे निकलते हैं और कन्फ्यूजन में ऑडियंस को भी कंफ्यूज करते हैं और अपनी झकझकी सुना के जो उनके साथ किरदार हैं उनको बोर करते हैं और हमें आनंदित करते हैं। तो ये कहानी पूरी तातारी और कबाड़ी के ऊपर है। विजय जो है इसमें उसको बैकग्राउंड में रखा गया है एज ए मास्टर माइंड। उसको इस पर्टिकुलर पूरी कहानी में ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं दिया गया है। उसे सिर्फ बैठ के एंजॉय करना है और देखना है कि चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं कि नहीं जिस तरीके से उसने प्लान किया है। इस नॉवल में ह्यूचांग नाम का जो किरदार है उसके साथ जो घटित होता है उससे एक ज़िंदगी का सबक सीखने को मिला मुझे कि हमें आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी काम के साथ जुड़ते हैं या किसी के कोई हमें कुछ करने के लिए हमें हमारे साथ जुड़ता है या हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमें अपनी सारे सेंसस को खुले रखने चाहिए। हमें आँख बंद करके उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ खेल रहा है, हमें बहला रहा है, हमें तो लग रहा है कि नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके कठपुतली हो गए हैं, उसके इशारों पे नाच रहे हैं जो सिर्फ उसे पता है, हमें नहीं पता। हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं लेकिन वो हमें कंट्रोल कर रहा है। अक्सर ये ज़िंदगी में होता है हमारे साथ और हमें ये सावधानी बरतनी है। भले कोई भी हो, भले वो हमारा हम उस पे भले ही कितना भी विश्वास करें, हमें पता है कि वो हमें धोखा नहीं देगा लेकिन अंदर हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। नॉवल के शुरुआत में विजय का एक डायलॉग है जो ह्यूचांग को बोलता है। वो डायलॉग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस डायलॉग को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। बेटा अफीमची, मेज़ के जुए और ज़िंदगी के जुए में फ़र्क होता है। दोबारा कभी मौका मिला तो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अब चूंकि मैं इस नॉवल के दोनों पार्ट को पढ़ चुका हूँ, अब मैं इस नॉवल के ऊपर अपना फीडबैक देना चाहता हूँ, अपनी राय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी राय प्रस्तुत करूँ, मैं जो वेद प्रकाश काम्बोज साहब के जो फैंस हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फीडबैक जो मैं देने वाला हूँ इसे आप नकारात्मक तरीके से ना लें। क्या होता है ना कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी भी लगती हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें जो है खामियां नज़र आती है कि हमें लगता है कि अगर इसमें ये चीज़ होता तो इसको पढ़ने में और आनंद आता। आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा काफ़ी सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद। तो मैंने जो अच्छाइयाँ हैं वो तो मैंने आपको वीडियो में बताई ही हैं और अब मैं थोड़ी सी इसकी खामी जो मुझे खली वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसे सकारात्मक तरीके से लीजिए। तो सबसे पहली बात जो मुझे इसमें जो खली वो ये है कि ये कहानी मुझे नॉवल से ज़्यादा एक लंबी कहानी के रूप में मुझे लगी। एक नॉवल नहीं बल्कि एक लंबी कहानी है जो इतने सारे पन्नों में इसे लिखी गई है। क्यों ऐसा लगा मुझे? क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें ना बताई गई है, लेखक के द्वारा बताई गई है। लेकिन एक नॉवल में क्या होता है कि नॉवल एक तरह से एक फिल्म की तरह होती है, एक मूवी की तरह होती है जो पन्नों में सिमटी होती है। तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट जगाने के लिए ना बताने के बजाय शब्दों से दिखाया जाए अगर चीज़ों को, तो वो जो पाठक हैं उनके मन को बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि इसमें चीज़ों को लेखक ने बता दिया है, एक रीडर को बता दिया है कि ऐसा हुआ है, बजाय इसके कि दिखाने के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ इस नावल से, तो इसमें जो विजय की जो काबिलियत है, विजय का जो दबदबा है, विजय का जो जो उसका जो एक्सपर्टीज़ है और ह्यू चांग जानता है कि विजय
कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ही शातिर दिमाग वाला है और उसके खेल को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, ये हमें ह्यू चांग जब सोच रहा होता है तो उससे पता चलता है। विजय के किसी कारनामे से हमको इस तरीके से इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगता है कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर विजय के कुछ कारनामों को इसमें ऐड किया जाता, जिससे उसकी जो सोचने की शक्ति है, उसका जो प्लानिंग का तरीका है, अगर वो थोड़ा उभर के आ जाता कोई सिमिलर इंसिडेंट को लेकर, तो उससे कहानी में और पढ़ने में मज़ा आता। और दूसरी चीज़ इसमें जो मुझे लगी ना, कि लेखक ने कई जगह पर ना सहूलियत का इस्तेमाल किया है, संयोग का इस्तेमाल किया है, या कह सकते हैं कि इत्तेफाक से चीज़ें हो गई हैं। तो एक चीज़ मैं इत्तेफाक या संयोग के बारे में कहना चाहूँगा कि जब संयोग जो है असल ज़िंदगी में होता है तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज़ आप कहीं पे गए और संयोग से वहाँ आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जिस जिसे आपकी काबिलियत की ज़रूरत है, जो आप अच्छा कर सकते हैं उसकी ज़रूरत है, और आपका उसके साथ बातचीत होता है और वो आपको ऑफ़र देता है और उससे आपको फ़ायदा होता है। तो असल ज़िंदगी में ये जो संयोग आपके साथ होता है वो आपको खुश कर देता है। लेकिन जब हम एक नॉवल पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली जब एक थ्रिलर पढ़ रहे होते हैं या मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अगर किसी किरदार के साथ संयोग होता है, कुछ इत्तेफाक होता है, तो एज ए रीडर, पाठक के तौर पर हमें लगता है कि हमारे साथ कहीं पे चीटिंग हुई है। हल्का सा लगता है कि कहीं धोखा हुआ है, कि ये जो किरदार है इसको ये संयोग नहीं होना चाहिए था। क्या होता है कि कोई एक अच्छे नॉवल में जो लेखक जो होता है वो अपने जो किरदार, जो मेन किरदार होते हैं, उसको ना बड़ी ही एक अजीब से सिचुएशन में उनको वो फंसा देता है। अब वो किरदार फंस गए उस सिचुएशन में, तो अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ता है, काफ़ी तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो जब वो ये सारी चीज़ें करता है तो पाठक को मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। अरे वाह, अब क्या करेगा ये, तो फंस गया, अब ये होगा, अब क्या होगा। तो वो एक इंटरेस्ट, एक थ्रिल बना रहता है। लेकिन अगर संयोग से हो उसको कुछ हो जाता है, वो संयोग से बच जाता है, तो लगता है कि अरे यार मज़ा नहीं आया इसमें इतना। ऐसा ही एक संयोग की बात मैं करता हूँ इस नावल में, जो लेखक ने दर्शाया है कि तातारी जो है ह्यूचांग के आदमियों को चकमा देकर एक ट्रेन में बैठकर रूस के एक शहर की तरफ निकल पड़ता है। अब जब वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन निकलने वाली होती है, तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसके पीछे नज़र रखा हुआ है, और उसे तातारी जब ट्रेन में बैठ गया तो उसे एक खबर किसी को पहुँचानी है कि तातारी सही सलामत ट्रेन में बैठ गया है। अब देखिए, ह्यू चांग के आदमियों को जब तातारी ने चकमा दिया तो ह्यू चांग परेशान हो गया। जब उसे पता चला तो परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कि तातारी गायब कहाँ हुआ। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है, तब अभी ह्यू चांग के पास एक मौका था, लेखक के पास, कि वो ह्यू चांग के दिमाग का इस्तेमाल करके उसको ऐसा कुछ करवाता कि वो पता लगा सकता था कि तातारी का है। लेकिन लेखक ने यहाँ पर क्या किया है, उसने जो आदमी उसके ऊपर नज़र रखे हुए था रेलवे स्टेशन पर, उसे फ़ोन करके बताना था किसी को, अपने बॉस को, कि तातारी सही सलामत पहुँच गया। लेकिन जब वो फ़ोन डायल करता है तो देखिए यहाँ पर कैसा संयोग होता है कि क्रॉस कनेक्शन के कारण वो फ़ोन जो है डायरेक्टली ह्यूचांग के पास पहुँच जाता है। अब ह्यूचांग फ़ोन उठाता है, बात करता है, तो वो वहाँ पर वो आदमी बोलता है कि तातारी जो है फला फला ट्रेन में बैठ के उस शहर के लिए निकल चुका है। तो जैसे ही अपना ह्यूचांग को पता चलता है तो वो तो खुश हो जाता है और वो फिर तातारी के पीछे लगता है। तो ये एक लगा कि मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि कहाँ ऐसा होता है कि क्रॉस कनेक्शन लग जाए या इत्तेफाक से ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि दुश्मन के बारे में पता चल जाए। तो ये कहानी में इतना मज़ा नहीं आता है। कहानी में तो जितना ट्विस्ट, जितना टर्न, जितना तोड़ मरोड़ रहता है, जितना दिमाग का दही कर देते हैं अगर लेखक, कि पढ़ने वाला बोलता है अरे यार अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
तो वो एक थ्रिल बना रहता है। तो ये इसमें मुझे मिसिंग लगा, कम लगा। तो चलिए अब माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा किया जाए और मैं आपको सुनाता हूँ कबाड़ी की एक और झकझकी। तो कबाड़ी साहब अर्ज करते हैं, दिल्ली की खस्ता कचौड़ी भाई जैसे ही हमने तोड़ी, याद आ गई हमको प्यारे जो जीटी रोड थी चौड़ी। जीटी रोड पर यारों हमें मिल गई एक हथौड़ी, उसको जो मारा सर पर तो पहुँचे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर पहुँच तो आई गर्मा गर्म पकौड़ी। देख गर्मा गर्म पकौड़ी जीभ चटकारे ले दौड़ी। बस झकझकी यहीं खत्म, तुके हो गई थोड़ी। आशा करता हूँ कि आपको ये जो कबाड़ी का जो ये झकझकी है वो आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सर्कल में हैं, वे भी इस वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको जब भी मैं थ्रिलर नॉवल के ऊपर या थ्रिलर मूवीज़ के ऊपर कोई वीडियो डालूं, कोई उस प्लॉट के डिस्कशन करूं, उसकी कहानी के बारे में बात करूं, उसके किरदारों के बारे में बात करूं, तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं एडवांस में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे, ताकि मैं आने वाले समय में इस तरह के वीडियो, मनोरंजक वीडियो आपके लिए, आप सभी मेरे जो साथी हैं, दर्शक हैं, उन सभी के लिए मैं बनाता रहूं। धन्यवाद।